ये कहानी योगी नाम के एक बच्चे की है जो कि किसी को भी एक सेकंड में मार सकता है। पर एक दिन वो और उसके क्लासमेट्स एक नए वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होते हैं और यहाँ पर उन सभी लोगों को जादूगर बनना है और जो कोई भी लास्ट दिन में जादूगर नहीं बनेगा उसे मार दिया जाएगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक मिलिट्री बेस को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि योगिरी नाम का एक बच्चा असाका नाम के एक लड़की को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ा था और उसके आसपास के सभी सोल्जर्स अचानक से मरने लग गए थे। वो आगे बढ़ता और वो देखता है कि असाका को किसी लड़की ने बंदी बना कर रखा है और वो जब असाका के पास पहुंचता है तो वो असाका से बोलता है, असाका मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और असाका भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि आखिरकार योगिरी यहाँ पर आया कैसे। वो लड़की योगिरी को कहती है, बच्चे अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस लड़की को मार डालूंगी। पर योगिरी को उसकी कोई भी बातों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो उस लड़की को बस 2 सेकंड के लिए घूरता है और उसके बाद वो 2 सेकंड के बाद मर चुकी थी। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि ये सब कुछ योगिरी का सिर्फ और सिर्फ एक सपना ही था। और एक लड़की जिसका नाम टोमोची का था वो उसे नींद से उठाती है और कहती है, अरे तुम जल्दी से उठ जाओ। योगिरी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये मेरे साथ अभी हुआ क्या। वो उस लड़की से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर अभी भी हुआ क्या। वो लड़की उसे बताती है, हमारी क्लास के साथ इतना सब कुछ हो गया और तुम अभी भी सो ही रहे थे। और तब हम देखते हैं कि योगिरी के सभी क्लास को किसी मॉन्स्टर ने मार दिया है और बस के फ्लोर पर उसके क्लासमेट्स की डेड बॉडीज पड़ी है। उनकी बस के सामने एक बहुत पावरफुल ड्रैगन था और इसने ही योगिरी के सभी क्लासमेट्स को मारा था। वो ड्रैगन योगिरी और उस लड़की पर भी अटैक करने वाला था। वो उनकी तरफ से अपनी फुल पावर से बढ़ता है जिसे देखकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो लड़की डर के कारण योगिरी से जल्दी से गले लग जाती है और योगिरी को ये सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे आज से पहले इतनी बढ़िया सी फीलिंग कभी नहीं आई थी और उसका दिल गार्डन हो चुका था और उसकी पावर्स भी अब एक्टिवेट हो चुकी थी। उस ड्रैगन कुछ बोलता है और अचानक से वो ड्रैगन मर चुका था और उसके बाद योगिरी अपना मस्त गेम खेलना चालू कर देता है जैसे कि अभी कुछ हुआ ही ना हो। तो मुझे कभी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि आखिरकार इस बंदे ने अभी किया क्या। वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम इन हालातों में भी गेम कैसे खेल सकते हो। पर योगिरी को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो टोमोचिका से बोलता है, मुझे सबसे पहले तुम ये बताओ कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। वो लड़की योगिरी को पूरी की पूरी बातें बताना शुरू करती है। वो कहती है, जब हम लोग अपने स्कूल ट्रिप की तरफ बस से जा रहे थे तब अचानक से एक टनल के गुजरने के बाद हम इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुके थे और क्लास के किसी बच्चे को कुछ भी समझ नहीं था कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। और इतने में ही उनकी बस में एक सुंदर सी लड़की वहाँ पर आ जाती है। वो उन सभी लड़कों से बोलती है, मेरा नाम सियोन है और मैं एक सेज हूँ। पर इतने में ही उनका टीचर उस लड़की को कुछ बोलने वाला था और इतने में उस लड़की का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो चुका था। वो 2 सेकंड के अंदर ही उनके टीचर को मार डालती है। वो उन सभी स्टूडेंट्स को शांत रहने को कहती है और जो कोई भी कुछ फालतू बोलेगा वो उसका काम खत्म कर देगी। वो भी अपने मैजिक का छोटा सा नमूना दिखाने के लिए उनके बस ड्राइवर को 1 सेकंड में ही खत्म कर देती है और कहती है कि आज से तुम लोगों की इसेकाई जर्नी शुरू हो चुकी है। वो उन सभी स्टूडेंट्स को बोलती है कि तुम्हें इस वर्ल्ड में जादूगर बनना है और ऐसा कहते ही वो उन सभी स्टूडेंट्स पर अपने मैजिक का यूज करती है जिससे कि वो सभी के सभी स्टूडेंट्स ग्लो करना शुरू कर देते हैं। यानी कि इन लोगों के अंदर अब कुछ जादुई ताकत आ चुकी है। पर उन सभी स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ग्लो ही नहीं करते। यानी कि इन लोगों को कोई भी पावर्स नहीं मिले थे, जिनमें से कि योगिरी और टोमोचिका भी एक थे और बाकी स्टूडेंट्स अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। टोमोचिका उस लड़की के पास जाती है और कहती है, पर मैं तो ग्लो ही नहीं हुई। और इसी बात पर शियोनो से बोलती है, इसका मतलब तुम्हारे इस वर्ल्ड में कोई भी काम नहीं है और एक दिन तुम किसी जानवर का खाना बन जाओगी। और इतना कहने के बाद ही शियोन वहाँ से जाना शुरू कर देती है। टोमोचिका की एक दोस्त जिसे की पावर्स मिली थी वो उसे बताती है कि हमारे ऊपर एक ड्रैगन का हमला होने वाला है और हमें मिशन मिला है कि हमें उस ड्रैगन को खत्म करना है। और इतने में उनका क्लास का मॉनिटर खड़ा होता है और सबसे कहता है, हमें उस ड्रैगन को साथ मिलकर हराना होगा। सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को अपनी मैजिकल एबिलिटीज के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। पर जिन जिन स्टूडेंट्स को कोई भी पावर्स नहीं मिली थी वो काफी ज्यादा घबरा चुके थे और जिन स्टूडेंट्स को भी पावर मिली होती है वो एक प्लान को डिसाइड करते हैं ताकि वो अपने नए मिशन को कंप्लीट कर पाए। वो प्लान बनाते हैं कि वो लोग पावरलेस बच्चों को यहीं पर छोड़ के जाएंगे और ड्रैगन का खाना बनने के लिए यहीं पर छोड़ लेंगे और उसके बाद जब वो ड्रैगन इन बच्चों को खा लेगा तब वो पावरफुल बच्चे उस पर अटैक करके उसे हरा देंगे। पर जिन स्टूडेंट्स को पावर नहीं मिली होती है वो भी उस बस से बाहर आने की कोशिश करते हैं। पर इतने में उनका मॉनिटर उनके पास आता है और इतने में ही वो अपनी पावर की हेल्प से बस की कुछ सीट्स को बस की डोर पर रख लेता है ताकि वो बस पूरी की पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाए और पावरलेस बच्चे उस बस से बाहर आ ही ना पाए। टोमोचिका उस मॉनिटर को बोलती है कि तुम लोगों के पास पावर है तो तुम लोगों को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर इतने में वो मॉनिटर उन पावरलेस बच्चों को अपना पूरा का पूरा प्लान बताता है। वो कहता है कि तुम लोग मॉन्स्टर का खाना बनोगे। और इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आ चुकी थी जिसके पास थोड़ी बहुत पावर थी। वो उन सभी पावरलेस बच्चों पर अपने अट्रैक्टिव मैजिक का यूज करती है जिसकी हेल्प से मॉन्स्टर्स उन लोगों पर अट्रैक्ट हो जाएंगे और उन लोगों को खा लेंगे। इतने में ही उन सब बच्चों को एक ड्रैगन की आवाज आती है और वो ड्रैगन उनमें से 2 बच्चों को मार डालता है। हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं और योगिरी इस पूरी की पूरी ट्रेजेडी को सुनने के बाद अब अपने मन में यही
यही सोचा था कि आखिरकार मैं अपना फोन इस इसेकाई वर्ल्ड में कैसे चार्ज करूंगा, यार मुझे पबजी खेलनी होती है। और उसके बाद योगिरी और वो लड़की उस बस से बाहर निकलते हैं और योगिरी उस लड़की को बताता है कि हम लोग 3 जगह जा सकते हैं, पहला हिल पे, दूसरा फॉरेस्ट पे, या फिर हम लोग सिटी पर भी जा सकते हैं। पर वो लड़की योगिरी को बोलती है कि मैं फॉरेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे मैजिकल क्रिएचर से काफी ज्यादा डर लगता है। और इतने में ही वो लोग बातें कर ही रहते कि इतने में उन लोगों को आसमान में 3 बंदे उड़ते हुए दिखते हैं और ये लोग कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के दोस्त थे। वो लोग उनकी तरफ पंछी बन के उड़े रहे थे कि इतने में योगिरी बोलता है कि क्या मैं इन तीनों बंदों को एक बार में ही मार दूं, पर टोमोचिका बोलती है नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और उसके बाद वो तीनों बंदे मिलकर टोमोचिका और योगिरी के पास आते हैं और उनमें से एक मोटू बंदा बोलता है यार हमारा प्लान तो फेल हो गया, हमारा प्लान ये था कि हम टोमोचिका को ज़ॉम्बी बना लेंगे। और ये सुनकर ही टोमोचिका की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और उनमें से एक बुली बच्चा अपनी मैजिकल पावर को शो ऑफ करने के लिए एक बड़े से फायर बॉल को हिल पर फेंकता है और वो पहाड़ी पूरी की पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुकी थी। पर उन तीनों बच्चों का इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं था, वो टोमोचिका के साथ बहुत बुरे काम करना चाहते थे। और इतने में योगिरी को उनकी बात पता चल चुकी थी। योगिरी अपनी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज करके उनमें से एक बुली बच्चे पर मार देता है और बाकी बुली बच्चे ये देखकर हंसना शुरू कर देते हैं और वो उससे बोलते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता। पर अचानक से वो बुली बच्चा मर जाता है और इतने में योगिरी उन बच्चों को अपनी एबिलिटी के बारे में बताना शुरू कर देता है। पर उन लोगों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि योगिरी के पास ऐसा कुछ है और वो लोग फिर से उस पर हंसना चालू कर देते हैं। पर इतने में ही योगिरी उनमें से फिर से एक और बुली बच्चे को मार डालता है और ये देखकर ही उस मोटू बच्चे की पैंट पूरी की पूरी तरह से गीली हो जाती है। वो उसे माफी मांगना शुरू कर देता है और उसके बाद योगिरी उस मोटू बच्चे को अपनी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी के बारे में बताना शुरू कर देता है और वो उसे बताता है कि मैं किसी को भी 1 सेकंड के अंदर ही मार सकता हूँ और मैं किसी के भी इमोशंस को पढ़ सकता हूँ। और उसके बाद वो मोटू बंदा योगिरी को पूरी की पूरी बात बताता है कि मैं इस वर्ल्ड में पहली बार समन नहीं हुआ हूँ, मैं इससे पहले भी बहुत बार समन हो चुका हूँ और हम तीनों ने मिलकर डीमन लॉर्ड को मारा था। पर योगिरी उस मोटू बंदे से काफी ज्यादा पक चुका था और उसके बाद वो उस मोटू बंदे को भी मारने आता कि इतने में वो मोटू बंदा बोलता है अरे सर मुझे माफ कर दो, मैं जिंदगी भर आपका नौकर बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और उसके बाद वो मोटू बंदा अपने जेब से एक कॉलर निकालता है जिसे कि अब वो योगिरी का नौकर बन चुका था। योगिरी उस मोटू बंदे को ऑर्डर देता है कि तुम मिथिकल फॉरेस्ट में जाओ और उस पूरे के पूरे फॉरेस्ट में बहुत खूंखार जानवर रहते हैं। पर जाने से पहले योगिरी उस मोटू बंदे की बहुत कीमती आइटम्स ले लेता है जो भी उसने 1 साल पहले कलेक्ट की थी। और उसके बाद टोमोचिका योगिरी से पूछती है कि आखिरकार तुमने मुझे ड्रैगन से क्यों बचाया है। और इतने में योगिरी बोलता है कि जब ड्रैगन हम पर हमला करने वाला था तो मुझे कुछ बढ़िया सी फीलिंग आई थी और मेरा दिल पूरा का पूरा गार्डन हो चुका था। और ये सुनकर ही टोमोचिका काफी ज्यादा शर्मा चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है, हम शियोन को देखते हैं जो कि अपने महल में आराम से सो रही थी और इतने में उसके पास एक बंदा आता है और उसे बोलता है कि उन बच्चों ने फर्स्ट मिशन को क्लियर कर दिया है पर इनमें से 4 लोग मारे जा चुके हैं। शियोन सोच रही थी कि पक्का जो बच्चे मरे हैं वो पावरलेस बच्चे ही होंगे, पर वो बंदा शियोन को बोलता है कि जो बच्चे मरे हैं उनमें से 2 पावरलेस बच्चे थे और 2 बंदे एस रैंक के मेजेस थे। और शियोन ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो अपने मन में सोचती है और बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या किसी के पास इंस्टेंट डेथ है। वहीं दूसरी तरफ अब योगिरी और टोमोचिका भी एक सिटी तक पहुंच चुके थे। वो जल्दी से उस सिटी के अंदर जाते हैं पर उस सिटी के गार्ड्स उसके गेट को बंद करने वाले थे, पर वो लोग उनकी एक भी लैंग्वेज को समझने वाले थे। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सेज आ चुका है और वो उन दोनों से बोलता है कि तुम्हारे दोस्त तो सुबह यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तुम लोगों को इतनी देर हो चुकी है। और इतने में योगिरी उस सेज को बोलता है अरे सर हम लोग ग्रुप से अलग हो गए थे और इसीलिए हम लोगों को यहाँ आने में काफी ज्यादा देर हो चुकी है। और अब योगिरी और टोमोचिका को अपने दोस्तों को ढूंढना था, पर वो सेज काफी ज्यादा अकड़ू था। वो सेज बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि आखिरकार तुम्हारे दोस्त है कहाँ, पर इसके बदले में उसे टोमोचिका चाहिए। टोमोचिका उसको देखकर काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और उसे पता था कि सेज की इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वो योगिरी को वहाँ से ले जाने लगती है और उसके बाद योगिरी उसे कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे उस सेज से बातें क्यों नहीं करने दी। और इतने में टोमोचिका बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम मुझे भी मार डालोगे, पर योगिरी बोलता है मैं कोई किलर नहीं हूँ। उसके बाद वो दोनों उस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं, पर इतने में उन्हें एक कैट गर्ल मिलती है जो कि उनसे काफी ज्यादा मीठी बातें कर रही थी। वो उन्हें बोलती है कि मुझे सेज कैंडिडेट्स की हेल्प करना काफी ज्यादा पसंद है और मेरी इंटेंशंस कोई भी इविल नहीं है। मैं तुम्हें इस पूरी की पूरी सिटी की सबसे बढ़िया चीजें खिलाऊंगी पिलाऊंगी। योगिरी और टोमोचिका को इस सिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था और इसलिए वो कैट गर्ल की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद वो कैट गर्ल उन दोनों को ही सिटी की अलग अलग शॉप में ले जाती है और वो लोग अब काफी ज्यादा चीजें ले लेते हैं। और अब रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी और अब वो लोग अपने होटल वापस जाने वाले थे कि इतने में उनके सामने काफी ज्यादा गुंडे आ चुके थे और उनमें से एक गुंडा योगिरी को बोलता है ओए बच्चे अपने पैसे मुझे दे दे वरना मैं तुझे मार डालूंगा। और अब वो दोनों भी ये समझ चुके थे कि ये सब कुछ किया धरा किसी और का नहीं बल्कि कैट गर्ल का ही है और वो उन गुंडों के साथ मिली जुली है। योगिरी फिर से उन गुंडों को समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं लगोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, पर वो गुंडे योगिरी को बिल्कुल भी सीरियसली लेते नहीं है और उस पर हंसना चालू कर देते हैं। पर इतने में योगिरी अपने इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज करके उनमें से बहुत से गुंडों को मार देता है और ये देखकर अब वो कैट गर्ल काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो योगिरी से बार बार माफी मांगने लगती है और उसके बाद वो अलग अलग
बहाने बनाना शुरू कर देती है। वो योगिरी को बोलती है, योगिरी प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे घर में बहुत छोटे छोटे भाई बहन भूखे प्यासे है। पर योगिरी को उसकी इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो अपने इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज करके उस पर मार देता है, पर उस कैट गर्ल और एक गुंडे को तो कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर वो खुशी मनाना चालू कर देते हैं और मौका देखते ही वो कैट गर्ल वहाँ से भागना शुरू कर देती है। वो कैट गर्ल एक डिस्टेंस पे जाकर रुक जाती है और वो खुशी मनाती है कि मुझे योगिरी मार ही नहीं पाया। पर थोड़े टाइम के बाद ही इंस्टेंट डेथ एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी थी और उसी के साथ साथ वो कैट गर्ल और गुंडा दोनों ही मारे जा चुके थे। और इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के बाद अब टोमोचिका और योगिरी उस जगह से जाने लगते हैं कि इतने में वहाँ पर कुछ गार्ड आ जाते हैं और उन लोगों को यही लग रहा था कि इन सभी के सभी गुंडों को किसी और ने नहीं बल्कि उन दोनों ने ही मारा है। वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करते हैं, पर उनमें से एक गार्ड की स्किल थी कि वो किसी दूसरे के टैलेंट को पता लगा सकता है। वो अपनी आई एबिलिटी का यूज करके उनके टैलेंट को पहचानने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। और उसके बाद वो अपनी लीडर गार्ड को बोलता है कि ये दोनों तो पावरलेस है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन दोनों ने मिलकर इन सभी के सभी गुंडों को मारा है। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि किसी भी सेज ने उन दोनों को पावर्स नहीं दी थी। और उसके बाद वो दोनों ही एक होटल में रात के लिए रुकने के लिए जाते हैं और अपने अपने रूम में निकल जाते हैं। और उसके बाद टोमोचिका योगिरी के बारे में सोचना चालू कर देती है और वो बस अपने मन में यही सोची थी, क्या मुझे योगिरी पसंद करता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे तो कुछ और ही पसंद है। अब टोमोचिका आराम से सोने वाले थे कि इतने में उसकी रूम में एक स्पिरिट आ जाती है और टोमोचिका उसे देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी, पर उसका फेस सिमिलर उसकी बहन के जैसे लग रहा था। टोमोचिका सोचती है कि स्पिरिट कोई और नहीं बल्कि उसी की बहन है, पर वो स्पिरिट टोमोचिका को अपना इंट्रोडक्शन बताते हुए कहती है कि मेरा नाम मोको मोको है और मैं एक गार्डियन स्पिरिट हूँ और मैं उस हर चीज से तुम्हारी प्रोटेक्शन करती हूँ जिससे भी तुम्हें थोड़ी भी तकलीफ हो। पर टोमोचिका मोको मोको को बोलती है कि इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं, तो तुम पहले ही मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ गई। और मोको मोको टोमोचिका को बोलती है कि जो लड़का तुम्हारे साथ था जिसका नाम योगिरी है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और अगर मैं उस वक्त तुम्हारे पास आती तो क्या पता वो लड़का मुझे भी 1 सेकंड में खत्म कर देता। और उसके बाद मोको मोको टोमोचिका को ये भी बताती है कि जिस दिन तुम बस में थी और वो सेज तुम्हें पावर देने के लिए आई थी उस दिन भी मैंने ही तुम्हारी प्रोटेक्शन की थी और मैंने ही तुम्हारे अंदर उस पावर को जाने नहीं दिया। और ये सुनकर ही टोमोचिका का दिमाग अब काफी ज्यादा खराब हो चुका था। वो मोको मोको को गुस्सा होते हुए कहती है, अरे तुम पागल हो क्या? तुमने मुझे पावर्स क्यों नहीं दी? और उसके बाद मोको मोको टोमोचिका को समझाती है कि वो सेज काफी ज्यादा खतरनाक है, उस सेज के पास काफी ज्यादा डेंजरस पावर है और अगर गलती से भी उसकी पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर चल जाती तो तुम्हें वो हर काम करना पड़ता जो भी वो कहती। और मोको मोको का सिर्फ और सिर्फ एक ही एम था कि उसे टोमोचिका को अपने वापस रियल वर्ल्ड में भेजना होगा। सुबह होती है और अब हम देखते हैं कि योगिरी और उस होटल की मालकिन जिसमें कि वो दोनों रुके थे वो दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन चुके थे। उस होटल की मालकिन ने योगिरी को एक बढ़िया सी चीजें भी बना कर दे दी थी और वो योगिरी की हेल्प भी करी थी उनके दोस्तों को ढूंढने के लिए। उसी के साथ साथ उस होटल की मालकिन ने योगिरी को एक चार्टर भी बनाकर दे दिया था ताकि वो मजे से पबजी खेल सके। उसके बाद योगिरी और टोमोचिका एक ट्रेन में बैठकर अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि उन्हें किसी भी हालत में अपने दोस्तों से ढूंढना होगा। वो दोनों ट्रेन से ट्रेवल करे थे पर अभी भी योगिरी ट्रेन में बस पबजी ही खेल रहा था। और उसके बाद टोमोचिका योगिरी को मोको मोको के बारे में बताना शुरू कर देती है और वो उसे कहती है कि गार्डियंस और इसने मेरी बहुत चीजों में हेल्प की है। वो सभी के सभी लोग एक दूसरे से बातें कर देते कि इतने में हम देखते हैं कि ट्रेन पर किसी ने हमला कर दिया है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गार्ड्स जो कि योगिरी से मिले थे उस इंसिडेंट में उन लोगों ने एक गुंडे को वहाँ से बचा लिया है और वो गुंडा भी थोड़ी सी सही कंडीशन में है पर वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी आंखों पर योगिरी की इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज हो चुका है। और इतने में ही हम देखते हैं कि वो गुंडा दर्द के कारण चिल्ला रहा है पर वहीं पर उनके पास एक मेज आती है। वो मेज काफी ज्यादा पावरफुल थी और वो गार्ड उस मेज को बताती है कि इस गुंडे पर किसी ने क्रेजी पावर का यूज कर दिया है जिसकी वजह से ये बंदा बिल्कुल अंधा हो चुका है। और उसके बाद वो वैम्पायर मेज उसकी आंखों को बिल्कुल बाहर निकाल देती है और उस पर हीलिंग का यूज करती है। उसकी आंखें तो वापस आ चुकी थी पर अभी भी वो कुछ भी सही से देख नहीं रहा था और इसका मतलब यही था कि जिस पावर से उस पर अटैक किया है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। वो वैम्पायर मेज उस गुंडे पर काफी ज्यादा टोटकों का इस्तेमाल करती है पर उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इतने में वो वैम्पायर मेज अपना लास्ट ट्राई करती है और उसे अपने बड़े बड़े दांतों से काट डालती है। और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो मेज एक वैम्पायर मेज है और ये एक डबल एस रैंक मेज है जिसके पास की काफी ज्यादा क्रेजी पावर है और जिसे भी ये मेज अपने दांतों से काटती है उसके पास काफी ज्यादा खतरनाक फिजिकल स्ट्रेंथ आ जाती है। पर इतने में कोई दूसरा मेज उन पर दरवाजा तोड़कर हमला करना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पर योगिरी है वहाँ पर कोई रोबोट और एक और मेज आ चुका है और वो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ उस वैम्पायर मेज पर भी किसी ने अटैक कर लिया था और उस जादूगर का नाम ईन था। ईन काफी ज्यादा पावरफुल था और उसका एम सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि उसे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के सभी सेज को खत्म कर देना है। और ईन भी एक एस रैंक का जादूगर था। वो अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज करके उस पर हमला करता है जिसके कारण एक पूरी की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। पर फिर भी वो वैम्पायर मेज उसे जैसे तैसे करके बच चुकी थी। वो अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करके उसे जैसे तैसे करके बच चुकी थी। और उसके बाद वो वैम्पायर मेज ईन नाम के जादूगर को, क्योंकि उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो किसी की जान ले, और जब वो रोबोट योगिरी को देखता है तो वो उसकी बहुत बुरी तरह से फट चुकी थी क्योंकि उसे पता था कि योगिरी के पास काफी क्रेजी पावर है। वो उसे बोलता है, अरे भैया मुझे प्लीज माफ कर दो, जो आप बोलोगे मैं वही
करूंगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियोन और वो वैम्पायर में जब साथ में ही बैठे थे और उन लोगों को ये भी पता चल चुका था कि इस वर्ल्ड में कोई ऐसा बंदा आ चुका है जो कि इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज कर सकता है। और अब हम उसके बाद देखते हैं कि योगिरी और टोमोचिका एक सिटी की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं और मोको टोमोचिका को एक स्वॉर्ड गिफ्ट करती है और वो स्वॉर्ड किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और अब हम लोग देखते हैं कि टोमोचिका और योगिरी भी अब सिटी तक पहुंच चुके हैं और सिटी तक पहुंचने में योगिरी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। टोमोचिका योगिरी से बोलती है कि तुम्हें रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर तब योगिरी बोलता है कि पूरे रास्ते में हमारा पीछा काफी खतरनाक मॉन्स्टर कर रहे थे और पूरे रास्ते में मैं उन पर अपनी एबिलिटी का यूज करा था और इसीलिए मेरा स्टेमिना थोड़ा कम हो चुका है। पर तब टोमोचिका को ये पता चलता है कि इंस्टेंट डेथ एक लिमिटलेस टेक्निक है और अब वो लोग उस सिटी को एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं और उसके बाद वो एक होटल में रुकते हैं और तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस पूरे के पूरे हफ्ते के लिए वो उसी होटल में रुकने वाले हैं क्योंकि वो होटल भी काफी ज्यादा सुपीरियर था। और तब उनसे मिलने एक सीज आता है और तब टोमोचिका को पता चल चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि उनकी क्लास का एक स्टूडेंट है। उसका नाम यूकी होता है पर वो काफी ज्यादा अकड़ू टाइप का बंदा था। उसके बाद टोमोचिका और यूकी आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। टोमोचिका उसे बोलती है, यूकी मुझे लगा था कि तुम भी फॉरेस्ट में मिथिकल क्रीचर्स को मार रहे हो ताकि तुम अपने एक्सपी को बढ़ा सको। पर इतने में ही यूकी बोलता है, हाँ हमारे बाकी क्लासमेट्स यही कर रहे हैं पर मैंने कुछ और सोचा है क्योंकि मेरी एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक है। और इतने में एक लड़की जिसका नाम एरिका था वो यूकी की तरफ बिल्कुल पागल थी। वो टोमोचिका से बोलते कि आखिरकार तुम यूकी की तरफ इतना फ्रेंडली होकर बातें क्यों कर रही हो। पर इतने में ही यूकी एरिका को बताता है कि टोमोचिका उसकी क्लासमेट है और जितनी भी लड़कियां यूकी के चारों ओर होती है वो कोई और नहीं बल्कि यूकी की सर्वेंट ही होती है। और उसके बाद यूकी उन सभी लोगों को अपनी लड़कियों से मिलवाता है। उसी के साथ साथ यूकी टोमोचिका को भी उसकी सर्वेंट बनने का ऑफर देता है। पर टोमोचिका को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे ऐसी चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। और उसके बाद हमें पता चलता है कि यूकी के पास काफी ज्यादा खतरनाक पावर है। वो एक एस रैंक का मेज है और उसकी पावर ये है कि वो किसी भी वीक पर्सन को डोमिनेट करके उससे अपना नौकर बना सकता है। टोमोचिका यूकी से ये बोलते हैं कि आखिरकार उनके बाकी क्लासमेट्स कहाँ हैं और यूकी उन्हें अपनी बैक स्टोरी बताना शुरू करता है कि आखिरकार वो यहाँ पर कैसे आया। ये बात है फर्स्ट मिशन की। जब उन लोगों ने ड्रैगन को हरा लिया तो उसके बाद उन लोगों ने एक पार्टी बनाई थी और उस पार्टी में यूकी के पास एक बंदा आता है और उस स्टूडेंट की पावर ये थी कि वो दूसरों के टैलेंट को पहचान सकता है और उसी ने यूकी को एडवाइस दिया था कि वो अपना लेवल अप किसी और तरीके से करे, ना कि बाकियों की तरह मॉन्स्टर्स को मारकर। वो उसे ये भी बताता है कि अगर उनमें से कोई भी सेज नहीं बना तो उस बंदे को जानवरों को खाना बनना पड़ेगा। और अब यूकी का प्लान यही था कि वो सबसे पहले लेवल 1 के सर्वेंट को ट्रैप कर देगा और उसके बाद वो अपने सर्वेंट को बाकी लोगों से लड़वा कर उन लोगों को भी सर्वेंट बना लेगा और ऐसा करते करते वो अपनी सर्वेंट की आर्मी को काफी ज्यादा बड़ा कर लेगा और इसी के साथ साथ उसका लेवल भी अप होता रहेगा। और अभी प्रेजेंट टाइम में यूकी का लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेन जो कि वो वैम्पायर मेज थी वो डार्कनेस से लड़ रही थी पर डार्कनेस काफी ज्यादा ओवर पावर था। लेन उस डार्कनेस पर अपने हर पावर से अटैक करी थी पर उसे तो कुछ भी नहीं हो रहा था। और उसके बाद हमें टोमोचिका को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि योगिरी पिछले 3 दिनों से बस सो ही रहा है। और अब टोमोचिका भी इस होटल में रह रहकर काफी ज्यादा बोर हो चुकी थी। वो मोको को बोलती है कि तुम जाकर योगिरी को उठा लो, पर मोको बोलती है कि योगिरी काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है और अगर मैंने उसे उसकी विदाउट परमिशन से उठा दिया तो क्या पता वो मुझे भी मार डाले। टोमोचिका भी अब काफी ज्यादा बोर हो रही थी। वो डिसाइड करती है कि वो सिटी में घूमने के लिए जाएगी पर वो खिड़की से बाहर देखती है और वो देखती कि सिटी में एक बहुत बड़ी गाड़ी आ चुकी है और वो गाड़ी अपने रास्ते में आने वाले हर एक इंसान को मारे जा रही है। और उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि लेन जो कि वो वैम्पायर मेज थी उसका एक चेला बैठा था। वो इमॉर्टल आर्मी का बॉस था और इमॉर्टल आर्मी में पूरी की पूरी ज़ॉम्बीज की आर्मी थी और वो उस शहर में इसीलिए आया था क्योंकि वो उस शहर के पूरे बंदों को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट करना चाहता था। और उसके बाद वो एक के बाद एक करके शहर में आतंक फैलाना शुरू कर देता है और जिन लोगों को भी वो बॉस मारेगा वो सभी के सभी लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसके बाद वो सभी के सभी लोग इमॉर्टल आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। और इतने में ही हम देखते हैं कि टोमोचिका के रूम के बाहर यूकी की एक सर्वेंट आ चुकी है और उसका एम यही था कि उसे टोमोचिका को किसी भी हालत में मारना था। मोको टोमोचिका को उस मुसीबत के बारे में बताती है कि एक एनिमी तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है और उसका मकसद एक ही है कि वो तुम्हें मारना चाहता है। और अब टोमोचिका भी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो डर के मारे जल्दी से योगिरी को कॉल करती है और उसके बाद वो योगिरी को पूरी की पूरी बातें बता देती है। योगिरी जल्दी से टोमोचिका के रूम में आना शुरू कर देता है पर यूकी की सर्वेंट ने अपने ऊपर एक इनविजिबल स्पेल का यूज जिसके कारण योगिरी उसे बिल्कुल भी देख नहीं पाता। पर उसके बाद योगिरी अपनी एबिलिटी का यूज करता है जिसके कारण वो यूकी के सर्वेंट को भी देख सकता है। वो जल्दी से अपनी इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज करके उस सर्वेंट को मार डालता है। और वहीं दूसरी तरफ अब यूकी भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था क्योंकि अब वो उस अपने सर्वेंट से कोई भी कनेक्शन कर नहीं पा रहा था। और इतने में हम देखते कि यूकी के अड्डे पर भी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका है और वो किसी भी हालत में यूकी को मारना चाहता है। और अब योगिरी को भी पता चल चुका था कि जिस इंसान को उसने बाहर मारा वो कोई और नहीं बल्कि यूकी की सर्वेंट थी और अब यूकी भी उनका एनिमी बन चुका है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब यूकी ने भी उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है और वो अपनी एबिलिटी की हेल्प से उस मॉन्स्टर को भी अपना नौकर बना देता है। और उसी के साथ साथ वैम्पायर मेज और
डार्कनेस के बीच भी काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई हो रही थी और वैम्पायर मेज अपनी पूरी की पूरी पावर से भी डार्कनेस को रोक नहीं पा रही थी और डार्कनेस उसी ओर बढ़ रहा था जहाँ पर कि यूकी और उसका अड्डा है। और इतने में हम देखते कि योगिरी के सामने एक और सर्वेंट आ चुकी है और ये भी यूकी की ही थी। वो अपनी आई शील्ड का यूज करके योगिरी और टोमोजिका को ट्रैप करने की कोशिश करती है। इतने में योगिरी अपने एक ही मुक्के से उस बर्फ को पूरी की पूरी तरह से ब्रेक कर देता है और टोमोजिका भी उस बर्फ को एक ही पंच में ब्रेक करने की कोशिश करती है, पर वो बोलती है अरे हाथ टूट गया। वो सर्वेंट अभी भी योगिरी और टोमोजिका पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर योगिरी उसे बताता है कि अगर तुमने फिर से एक अटैक किया तो मैं अपनी एबिलिटी का यूज करके तुम्हें 1 सेकंड में ही खत्म कर लूंगा। पर वो सर्वेंट योगिरी की बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती और इतने में योगिरी उसकी वॉन्ड को ब्रेक कर लेता है और अब वो सर्वेंट कुछ भी नहीं कर पाती। और इतने में ही हम देखते कि योगिरी और टोमोजिका के पीछे एक और यूकी की बंदी आ चुकी थी और वो उन दोनों पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर टोमोजिका अपनी कुंफू की एबिलिटी से उसे खत्म कर देती है। और इतने में हम देखते हैं कि अब उन लोगों के पास शैतानी गुड़िया भी आ चुकी है और यूकी ने अपने सभी सर्वेंट को ये ऑर्डर दिया था कि उन लोगों को टोमोजिका को उसके पास लेकर आना होगा। वो शैतानी गुड़िया भी उन लोगों पर अटैक करना चालू कर देती है और इतने में ही रीजा भी उन पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर योगिरी ये सब कुछ देख लेता है। वो अपने इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज करके उसे 1 सेकंड में ही खत्म कर देता है और उस शैतानी गुड़ियों को चेल्सी नाम की एक सर्वेंट कंट्रोल कर रही थी। योगिरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो अपनी एबिलिटी का यूज करके उन सभी के सभी गुड़िया को 1 सेकंड में ही खत्म कर देता है। और अब योगिरी चेल्सी के पास भी आ चुका था और चेल्सी उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो उसे माफी की भीख मांगना शुरू कर देती है और अब यूकी को भी पता चल चुका था कि योगिरी के पास बहुत खतरनाक एबिलिटी है और वो उसे अकेले तो बिल्कुल भी हरा नहीं सकता। और इतने में यूकी अपने कॉकरोचेस को योगिरी को मारने का ऑर्डर देता है और वो सभी के सभी कॉकरोचेस भी वहाँ पर पहुंच चुके थे। योगिरी अपनी पावर का यूज करके कॉकरोच की वजह से यूकी तक पहुंचता है और डायरेक्ट अपनी एबिलिटी का यूज करके यूकी को ही मार डालता है। और अब यूकी के सभी सर्वेंट्स भी बिल्कुल फ्री हो चुके थे। यूकी की सर्वेंट अपने अड्डे से बाहर निकलती है क्योंकि अब वो अपने होश में आ चुकी थी और तभी वो देखती है कि उनके अड्डे के बाहर डार्कनेस आ चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ अब योगिरी और टोमोजिका भी कैपिटल जाने के लिए निकल पड़ते हैं, पर जैसे ही वो शहर में जाते हैं तब वो देखते हैं कि उस शहर के सभी लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। और उसके बाद वो वैम्पायर मेज यूकी के असिस्टेंट से इंस्टेंट डेथ यूजर के बारे में बोलना शुरू कर देती है, पर सर्वेंट को कुछ भी पता नहीं होता कि आखिरकार ये इंस्टेंट डेथ है किस चिड़िया का नाम। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस शहर में ज़ॉम्बी का आतंक बहुत बुरी तरह से फैल चुका है और योगिरी और टोमोजिका यही सोच रहे थे कि आखिरकार उन लोगों को इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस शहर का मेयर उस बंदे से बातें कर रहा होता है जो कि उस इमॉर्टल आर्मी का लीडर था और उसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो मेयर और इमॉर्टल आर्मी का बॉस बचपन के दोस्त होते हैं। और इतने में ही मासायुकी उस मेयर को लीन के बारे में बताना शुरू करता है और ये सुनकर वो मेयर भी काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि उसे पता था कि वो वैम्पायर मेज काफी ज्यादा खतरनाक है और डरते डरते वो उसे उस सिटी की चाबी भी दे देता है। और अब उस की हेल्प से मासायुकी के पास पावर आ चुकी थी, वो उस पूरी की पूरी सिटी को कंट्रोल कर सकता था। वो उस पूरी की पूरी सिटी में अनाउंस करता है कि ज़ॉम्बीज अब टाइम ओवर हो चुका है और उसके बाद वो एक बहुत ही बड़े बिल बोर्ड पे टोमोकिचा और योगिरी की पिक्चर लगा देता है और उन सभी ज़ॉम्बीज को बोलता है कि जो कोई भी मुझे इन दोनों को ढूंढ कर मेरे पास लाएगा मैं उसे एक बहुत तगड़ा सा रिवॉर्ड दूंगा। और उसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि ये सब कुछ किया धरा शियोन और उस वैम्पायर मेज का ही है। वो ज़ॉम्बी शहर के हर एक बंदे को धमकी देते हुए कहता है कि अगर 1 घंटे के अंदर तुम लोगों ने मुझे इन 2 बच्चों को ढूंढ कर नहीं दिया तो मैं सभी को ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दूंगा और इस पूरे के पूरे शहर को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और उसके बाद उस सिटी के हर एक लोग काफी ज्यादा डर चुके थे और वो डर में आकर योगिरी और टोमोजिका को ढूंढना शुरू कर देते हैं। शहर के सभी लोग उन दोनों को हर जगह ढूंढ रहे थे। योगिरी और टोमोजिका को ये पता नहीं था कि आखिरकार ये लोग उनके पीछे क्यों पड़े हैं। और इतने में ही उन लोगों के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे और वो ज़ॉम्बीज उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, पर योगिरी उन्हें बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोलता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर वो शहर के लोग बहुत डरे थे तो इसीलिए वो योगिरी की कोई भी बात नहीं मानते, वो उस पर अटैक करने वाले थे। और इतने में योगिरी उन पर अपनी एबिलिटी का यूज करता है और वो सभी के सभी लोग इंस्टेंट ही मर जाते हैं। और उसके बाद योगिरी और टोमोजिका डिसाइड करते हैं कि वो लोग खुद ही उस जगह पर चले जाएंगे जहाँ पर कि मासायुकी ने उन लोगों को बुलाया था, क्योंकि अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो योगिरी 1 सेकंड में ही सभी शहर के लोगों को मार सकता है। और अब फाइनली योगिरी और टोमोजिका मासायुकी के पास पहुंच चुके थे और इतने में मासायुकी उन लोगों को बोलता है तुम तो काफी ज्यादा बोरिंग हो, तुम बुद्धू लोग मेरे पास खुद ही चल के आ गए। और इतने में ही योगिरी बोलता है देखो अगर तुमने मुझे जाने दिया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर अब मासायुकी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो अपनी एबिलिटी का यूज करके इमॉर्टल आर्मी को समन कर देता है और योगिरी और टोमोजिका पर छोड़ देता है, पर योगिरी अपने इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज करके उन लोगों को मार देता है। पर उसे खुद भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उसने ज़ॉम्बी लोगों को कैसे मारा, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही मरे हुए थे। और अब मासायुकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो एक बहुत बड़े जायंट ज़ॉम्बी
में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, पर इतने में योगिरी एनिमे के रूल को तोड़ देता है। वो उसे बीच ट्रांसफॉर्मेशन में ही खत्म कर देता है और उसके बाद उस सिटी का मेयर भी अब योगिरी से काफी ज्यादा डर चुका था। वो उसे पूरी की पूरी बातें बताता है, देखो प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ किया धरा वैम्पायर मेज लेन का है। और इतने में ही सिटी के सभी लोग योगिरी को मारने के लिए वहाँ पर आ चुके थे, पर इतने में ही वो मेयर चाबी का यूज करके उस बैरिकेड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है और उस चाबी से तो कुछ भी नहीं होता। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेन अभी भी डार्कनेस से लड़ ही रही थी और वो अभी भी योगिरी के बारे में ही बातें कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योगिरी और टोमोचिका को उस सिटी के सभी लोगों ने घेर के रखा है और वो लोग उस पर अटैक करते हैं, पर योगिरी ना चाहते हुए भी उनमें से बहुत से सिटीजन को मार डालता है क्योंकि उसके पास कोई भी अलग ऑप्शन था नहीं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब वो डार्कनेस भी सिटी की ओर आगे बढ़ रहा था और अब लेन भी अपना ही एक प्लान बनाती है योगिरी को खत्म करने के लिए। वो अपने शैडो क्लॉन jutsu का यूज करके अपनी बहुत सी कॉपी बना लेती है और उसका मकसद एक ही था कि अगर गलती से उसका एक शैडो क्लॉन भी मर गया तो भी वो फिर से जिंदा हो सकती है। और उसी के साथ साथ अब लैन ने अपने बहुत से शैडो क्लॉन बना लिए थे और इतने में ही हम देखते हैं कि वो डार्कनेस भी अब शहर की तरफ आगे बढ़ रहा था और वो शहर तक पहुंच चुका था और जिस चीज को भी डार्कनेस टच करता है वो राख बन जाती है। योगिरी जल्दी से अपने इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज करके डार्कनेस को 1 सेकंड के अंदर ही खत्म कर देता है और इतने में ही वो देखता है कि अचानक से आसमान से लाल लेजर उन पर गिर रही है और वो उस पूरे के पूरे शहर के लोगों को डिस्ट्रॉय कर रही है। और ये कोई और नहीं बल्कि लेन ही होती है। उसका मकसद एक ही था कि उसे किसी भी हालत में इस पूरे के पूरे शहर के साथ साथ योगिरी और टोमोचिका को भी डिस्ट्रॉय करना है। योगिरी और टोमोचिका जल्दी से एक जगह पर जाते हैं और वो लोग उस वैम्पायर मेज को रोकने के लिए एक प्लान बनाते हैं। वो लोग जल्दी से मेयर के पास जाते हैं और मेयर उन्हें बताता है कि उसके पास इस पूरे के पूरे शहर का ब्लूप्रिंट है जिससे कि वो पता लगा सकता है कि आखिरकार लेन अपना नेक्स्ट अटैक कहाँ करने वाली है। वो उन्हें जल्दी से उस लोकेशन के बारे में बताता है कि जहाँ पर लेन अपना अगला अटैक करने वाली है। वो लोग जल्दी से वहाँ पर जाते हैं और उसके साथ साथ मोको भी वहाँ पर जाती है। योगिरी जल्दी से अपनी एबिलिटी का यूज करके लेन को खत्म कर देता है और इतने में ही मोको अपनी एबिलिटी का यूज करके उन दोनों को भी प्रोटेक्ट कर देती है। और अब हम लोग देखते हैं कि इसी के साथ साथ लेन के शैडो क्लॉन्स भी अब पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। लेन ने देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी कि आखिरकार योगिरी ने 1 सेकंड के अंदर ही उसके हर एक शैडो क्लॉन को कैसे मारा। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने में ही हम देखते हैं कि योगिरी की इंस्टेंट डेथ लेन की रियल बॉडी को भी लग चुकी है और उसी के साथ साथ अब लेन की रियल बॉडी भी मारी जा चुकी है। और मरते मरते वो अपने मन में बोलती है, मैंने उस बच्ची को तो बचा लिया। अगले ही सीन में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसके बारे में कि लेन बातें कर रही थी और अब वो नींद से जाग चुकी है। वो लड़की एक कॉफिन से उठती है और वो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे अचानक से अपने सामने लेन की आत्मा दिखती है। वो उस बच्ची को बोलती है कि तुम मैं ही हूँ और मैंने तुम्हें इसलिए प्रोटेक्ट किया था ताकि तुम बच जाओ और हाँ मुझे योगिरी ने मारा है। और जब वो लड़की योगिरी का नाम सुनती है तो वो ब्लश करती है और अब उस शहर की पूरी समस्या भी बिल्कुल एकदम खत्म हो चुकी थी। तो मोचिका जल्दी से योगिरी के पास आती है और वो देखती है कि योगिरी अभी भी भाई पबजी खेल रहा होता है और उसके बाद वो सभी के सभी लोग एक कार से कैपिटल की तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योगिरी के क्लासमेट्स जिन्हें की पावर्स मिली है वो बहुत से मॉन्स्टर को मारकर अपने एक्सपी को इंक्रीज करे हैं ताकि वो लोग जल्दी से सेज बन जाए। और इतने में ही वो लड़की अपने टेंट की तरफ बढ़ना चालू कर देती है। उसे लग रहा था कि उसके टेंट में कोई और लड़की है और जब वो उस टेंट में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर पहले से ही एक येलो बाल वाली लड़की है और वो लोग एक डिवाइस से योगिरी को मॉनिटर कर रहे थे। वो अपने फोन को ओपन करती है और वहाँ पर एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि फर्स्ट डोर ओपन हो चुका है और ये फर्स्ट डोर क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और उसके बाद हम टोमोचिका को देखते हैं जो कि एक हिल पर काफी खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रही है, मतलब यार कोई सेफ नहीं अभी। और पर वो जैसे तैसे करके उस गाड़ी को हैंडल कर देती है। पर जब वो योगिरी को देखती है तो वो देखती है कि ये बंदा तो सपनों की दुनिया में है। और वहीं दूसरी तरफ योगिरी को एक बहुत बढ़िया सा सपना आ रहा था उसकी पास्ट लाइफ के बारे में। उसे अपने सपने में एक बढ़िया सी लड़की दिखती है जिसका नाम ओसाका था और इसी लड़की ने योगिरी को उसका नाम भी दिया था और उसी के साथ साथ इसने योगिरी को बहुत कुछ सिखाया भी था। हमें कुछ समय पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि ओसाका ने एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया है और उसका मैनेजर उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ले रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा था कि अगर वो जॉब करते हुए मारी गई तो कंपनी की इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। और उसके बाद ओसाका उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने सिग्नेचर कर देती है। उसके बाद वो मैनेजर ओसाका को एक जगह ले जाता है और ये जगह हमें सीरीज की स्टार्टिंग में भी दिखी थी और वो उसे काम देता है कि तुम्हें एक मॉन्स्टर का ख्याल रखना है और वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि योगिरी ही था। दरअसल बहुत सालों पहले इसी कंपनी ने योगिरी को अपना बंदी बना कर रखा था और उन कंपनी वालों ने योगिरी को अल्फा ओमेगा का नाम दिया था। वो मैनेजर ओसाका को बताता है कि अल्फा ओमेगा किसी को भी एक ही सेकंड में मार सकता है और तुम्हें उसे एजुकेशन देनी होगी ताकि वो आगे चलकर बिल्कुल सही बंदा बन पाए। और उसके बाद ओसाका डरते डरते अंडरग्राउंड केव में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा घर है और जब वो उस घर का डोर ओपन करती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है और ये कोई और नहीं बल्कि योगिरी ही था। और जब ओसाका योगिरी को देखती तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ
जाती है। वो अपने मन में बोलती है, अरे ये तो बस छोटा सा बच्चा है, इससे डरने की क्या बात है। वो योगिरी को उठाकर उस घर से बाहर फेंक देती है। वो योगिरी को बोलती है कि अब से तुम बिल्कुल फ्री हो, तो तुम बाहर जाकर खेल सकते हो। पर इतने में ही योगिरी अपने हाथ को आगे करता है और असाका ये देखकर बिल्कुल डर चुकी थी। उसे लगा था कि अब योगिरी उसे मारने वाला है, पर इतने में ही हम देखते हैं कि योगिरी असाका को नहीं बल्कि उसके पीछे एक गोश्त को मार डालता है। और उसके बाद असाका योगिरी को अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसी के साथ साथ उसे ये भी पता चलता है कि इस वक्त योगिरी का नाम योगिरी नहीं बल्कि कुछ भी नहीं है और उसे अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार उसके पेरेंट्स कौन थे। उसके बाद असाका योगिरी के लिए थोड़े बहुत कप नूडल्स बनाती है जो कि योगिरी को काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं और उसके बाद वो योगिरी को योगिरी नाम भी देती है और अब उन दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा हो रहा था। और इतने में ही योगिरी अपनी नींद से उठ जाता है और टोमोचिका उसे डांटते हुए कहती कि आखिरकार तुम्हें ऐसी सिचुएशन में भी कैसे सो सकते हो। और उन सभी का गोल यही था कि उन्हें कैपिटल में जाना है और उसके बाद उन्हें शियोन द सेज से मिलना है और उसके बाद उन सभी के सभी लोगों को वापस से अपनी दुनिया में वापस जाना है। पर कैपिटल जाने का रास्ता तो पहले से ही ब्लॉक था जो कि उनके बिल्कुल सामने था, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी और रास्ते से जाएगी। वो अपनी गाड़ी को पीछे लेते हैं पर इतने में उनकी गाड़ी किसी चीज से टकरा चुकी थी। वो बाहर आकर देखते हैं और वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन है जिसे देखकर टोमोचिका बिल्कुल डर चुकी थी। पर योगिरी अपने इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज करके उस ड्रैगन पर मार देता है और वो ड्रैगन 2 सेकंड के अंदर ही खत्म हो जाता है। और इतने में ही हम देखते हैं कि उन लोगों पर और भी बहुत से ड्रैगन हमला कर देते हैं। पर इतने में योगिरी बोलता है, जितने भी ड्रैगन यहाँ पर है वो सारे मर जाओ। और देखते ही देखते वो ड्रैगन भगवान को प्यारे हो चुके थे। उन लोगों को यही लगा था कि अब खतरा निपट चुका है, पर इतने में उनके पीछे एक गोल्डन ड्रैगन आ चुका था। वो उनसे बोलता है, तुम पास हुए, और उसके बाद वो वहाँ से उड़ना शुरू कर देता है। पर इतने में योगिरी उस ड्रैगन को बोलता है कि अगर तुम यहाँ से निकल जाओगे तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। और ये देखकर उस ड्रैगन की बुरी तरह से फट चुकी थी। वो जल्दी से वापस योगिरी के पास आता है और वो ड्रैगन एक छोटी सी बच्ची ही थी। और वो योगिरी से बोलती है, प्लीज मुझे मत मारना। योगिरी से कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर आई क्यों? और ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और वो बोलती है, अरे मैं तो बस तुम्हें टेस्ट करी थी कि क्या तुम स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के लिए एलिजिबल भी हो या फिर नहीं। पर योगिरी से बोलता है कि आखिरकार ये स्वॉर्ड मास्टर है कौन? और ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी क्योंकि उसे लगा था कि वो लोग स्वॉर्ड मास्टर से मिलने के लिए आए हैं। पर योगिरी से बताता है कि हमें तो बस कैपिटल जाना है। और उस बच्ची की ऐसी बातें सुनकर योगिरी अब वापस जाने वाले तक इतने में वो बच्ची बोलती है, प्लीज तुम मेरे साथ चल पड़ो। और स्वॉर्ड मास्टर के पास सेज की बराबरी की ताकत होती है और उसी के साथ साथ उसे इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के बारे में पता होता है। बच्ची बोलती है, मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ, अगर तुम मेरे साथ स्वॉर्ड मास्टर के पास चलोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें रॉयल कैपिटल का रास्ता भी बता दूंगी। और उसके बाद वो सभी के सभी लोग एक गाड़ी में बैठकर एक जगह जाते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे बंदे होते हैं। वो बच्ची उन लोगों को बताती है कि ये सभी लोग अगले स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए यहाँ पर आए हैं और आज एक टूर्नामेंट होने वाला है और उस टूर्नामेंट में जो बंदा भी जीतेगा वही अगला स्वॉर्ड मास्टर बनेगा। और उसी के साथ साथ जो भी इस टूर्नामेंट के सेकंड प्लेस पर आएगा वो डिवाइन नाइट का मास्टर बन जाएगा। और ये चीज क्या होती है ये तो हमें आगे ही पता चलेगी। तभी वहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर आते हैं और वो बिना कुछ बकवास किए हुए बस कहते हैं, जल्दी से तुम लोगों एक दूसरे को मारना स्टार्ट करो क्योंकि तुम लोग काफी सारे हो। और ये सुनने के बाद ही वहाँ के सभी स्वॉर्ड्समैन काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे और वो लोग एक दूसरे के मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। पर इतने में योगिरी बोलता है, मुझे इस बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? पर इतने में स्वॉर्ड मास्टर बोलते हैं कि अगर कोई बंदा भी यहाँ से निकला तो मैं सभी लोगों को फेल कर दूंगा। और उसके बाद वहाँ पर एक बढ़िया सी फाइट शुरू हो जाती है और सभी लोग एक दूसरे की खून के प्यासे हो जाते हैं। वो लोग एक दूसरे पर स्वॉर्ड से अटैक कर रहे थे और इतने में ही वहाँ पर कुछ बंदे योगिरी और टोमोचिका को मारने के लिए भी वहाँ पर आ चुके थे। पर इतने में ही एक नाइट वहाँ पर आता है और वो उनसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इन लोगों से बचा लूंगा। और उसके बाद देखते ही देखते वो बंदा हर एक आदमी को मारना शुरू कर देता है और वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि स्वॉर्ड मास्टर का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग एक दूसरे को सच में मार डालो, बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट ही है और स्वॉर्ड मास्टर तुम लोगों की इंटेंशन को चेक करना चाहते हैं। तभी योगिरी देखता है कि उस बंदे पर कोई लोग कैमोफ्लेज होकर बहुत खतरनाक स्पेल का यूज करते हैं और योगिरी को ये बात समझ आ चुकी थी। वो अपनी एबिलिटी का यूज करके उन लोगों को ही मार डालता है और उसी के साथ साथ अब वो लोग काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। पर इतने में वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका पूरा का पूरा शरीर कटा था। वो उन लोगों से कहता है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे मेरी जेब से क्रिस्टल दो। टोमोचिका जल्दी से उसे वो क्रिस्टल दे देती है जिसके कारण वो बंदा पूरी की पूरी तरह से हील हो जाता है और उसी के साथ साथ अब वो फाइट भी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। स्वॉर्ड मास्टर उन सभी लोगों को उनके साथ आने के लिए कहते हैं और अब वो सभी के सभी लोग स्वॉर्ड मास्टर के पीछे जाना शुरू कर देते हैं। वो पीले बाल वाला बंदा योगिरी को बोलता है कि मेरा नाम रिक है और मैं एक नाइट हूँ। और उसी के साथ साथ वो दूसरा बंदा भी बोलता है, मेरा नाम लायनल है और मुझे यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड ने इनवाइट किया है। और उसके बाद योगिरी को पता चलता है कि आखिरकार डिवाइन किंग है क्या। डिवाइन किंग का काम ये होता है कि वो सील्ड डीमंस की निगरानी करता है। बहुत सालों पहले डिवाइन किंग ने ही डार्क लॉर्ड को सील्ड कर दिया था और डार्क लॉर्ड के चेले इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और उन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि उन लोगों को फिर से डार्क लॉर्ड को रिवाइव करना है। और डिवाइन किंग उन्हीं गॉब्लिन्स वगैरह को मारता है। और इतने में ही एक बंदा टोमोचिका को बोलता है कि मेरी पावर्स अनलॉक है। पिछले कुछ दिनों में ही मेरे साथ काफी खतरनाक चीजें होती आ रही है, जैसे
जैसे कि मुझे कोई किडनैप कर लेता है और कभी मैं किसी गंदी नाली में गिर जाता हूँ और वो बंदा अपने स्टोन्स को किसी भी चीज से कन्वर्ट कर सकता है और उसके बाद वो सभी के सभी लोग एक बैरियर को टाप के एक नई वर्ल्ड में जाते हैं और जहाँ का ऑरा की बहुत खराब होता है। उस पूरी की पूरी जगह में डिमोनिक ऑरा होता है और इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो कि डिवाइन नाइट होने के लिए अपना ट्रायल देंगे। उसके बाद वो लोग एक बिल्डिंग में चढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद स्वॉर्ड मास्टर उन सभी को नीचे देखने के लिए बोलता है और जब वो लोग नीचे देखते हैं तो उनकी आंखें फट्टी की फट्टी रह जाती है। तो मोचिका उस गोले के अंदर देखती है तो उसे दिखते हैं दो ह्यूमंस और तभी रिक उन लोगों को बताता है कि जो चीज तुम देख रहे हो वो डार्क लॉर्ड और डिवाइन नाइट है। पर इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम फ्रेडरिका था और यही उस लिनियल की दोस्त भी थी। वो बोलती है अगर मैं इसे खत्म कर लूंगी तो दुनिया सेफ हो जाएगी और ऐसा कहने के बाद ही फ्रेडरिका उस डार्क लॉर्ड पर अपने मेगा फायरबॉल से अटैक करती है। पर जब उसका फायरबॉल उस बैरियर में जाता है तो वो बिल्कुल रुक जाता है और उसके बाद स्वॉर्ड मास्टर उसे बताता है ये बैरियर बहुत खतरनाक चीज है और इस बैरियर के अंदर टाइम बिल्कुल स्लो हो जाता है, यानी कि तुम्हारा फायरबॉल डार्क लॉर्ड को लगभग 10,000 सालों के बाद लगेगा। और अब उन सभी के सभी लोगों का कंपटीशन भी शुरू हो चुका था डिवाइन नाइट बनने के लिए। उन लोगों को इस पूरी की पूरी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। पर इतने में एक लड़की उन्हें बताती है कि सबसे पहले तुम्हारे पास 100 पॉइंट्स होने चाहिए और ये पॉइंट्स तुम्हें दूसरे पर्सन को मार कर मिलेगी। और अब वो सभी के सभी लोग टावर को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं पर वहाँ पर उन्हें बहुत सी डेड बॉडीज दिखती है। उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये किसने किया। पर तभी लायनल गलती से एक ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है। टोमोचिका उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें अपने क्रिस्टल को अपने पास रखना चाहिए और इसे लायनल भी वैसा ही करता है। उसके क्रिस्टल्स उसे एक्स्ट्रा लाइफ को दे देते हैं। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं पर तभी लायनल एक अजीब से रूम में जाता है जहाँ पर कि उसे कोई खत्म कर लेता है। पर तभी लायनल के क्रिस्टल की हेल्प से एक बार वापस से इस गेम में इसका हो चुका था। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों को दीवार पर बहुत से खून के धब्बे दिखाई देते हैं और वहाँ पर एक लड़की भी थी जिसने की मेड की ड्रेस पहनी हुई थी और उस लड़की का नाम टैर्सिया था। रिक उसे पूछना शुरू करता है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। रिक बाकी लोगों को यहाँ से भाग जाने को बोलता है पर तभी टोमोचिका को पता चलता है कि वो लोग तो यहाँ पर ट्रैप्ड हो चुके हैं क्योंकि उस लड़की ने यहाँ पर जाल फंसा दिया है, इसीलिए वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद वो लड़की उन्हें मारना शुरू करती है पर तभी वहाँ पर योगिरी वहाँ पर आता है और 2 सेकंड में ही उसे खत्म कर देता है। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिरकार अभी अभी यहाँ पर हुआ क्या। सभी लोगों को लगता है कि जरूर इसे हार्ट अटैक आया होगा, इसीलिए वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और अब वो लोग फाइनली इस टावर के फ्लोर नंबर 98 तक पहुँच चुके थे और फ्लोर नंबर 98 इस टावर का एक चेक पॉइंट होने वाला है। उसके बाद वो सभी लोग अपने अपने बेडरूम्स में रेस्ट करने के लिए निकल जाते हैं पर बेचारे योगिरी और टोमोचिका के पास लास्ट में जाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही रूम बचता है, इसीलिए उन लोगों को एक रात तो यहाँ पर बितानी होगी। योगिरी जल्दी से वहाँ पर जाता है और वो तो वहाँ पर कपड़े चेंज करना भी शुरू कर देता है पर तभी टोमोचिका बोलती है अरे आखिरकार ये क्या कर रहा है, आखिरकार मैं इसके साथ रूम को शेयर कैसे करूंगी। उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी पर योगिरी के मन में ऐसा बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। पर तभी अब वहाँ पर वो स्पिरिट भी आ चुकी थी। योगिरी आराम से घोड़े बेचकर सोना शुरू करता है और तभी हम लायनल को देखते हैं जो कि अपने क्रिस्टल्स को आने का वेट कर रहा था और हर रात के 12 बजे उसके नए क्रिस्टल आते हैं और जितना बैड लक उसके दिन में होगा उसी हिसाब से उसे क्रिस्टल मिलने वाले हैं। पर तभी हम देखते कि अब फाइनली उसके क्रिस्टल्स वहाँ पर आ चुके थे और आज की रात उसे क्रिस्टल्स नहीं मिलते बल्कि एक सेक्सी सी एक अच्छी सी गॉडेस वहाँ पर समन हो चुकी थी और अब वो लोग प्लॉट को डेवलप करने वाले हैं। पर तभी हम लोग स्वॉर्ड मास्टर और उसके सर्वेंट को देखते हैं। वो लोग ये देखना चाहते थे कि इस बार की ट्रायल कैसी हो रही है और उन लोगों का टावर तो धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। पर तभी हम इस वर्ल्ड के किसी दूसरे कोने में एक सेज बैटल को देखते हैं। हम देखते हैं एक लड़की को जिसकी आंखों में की शारिंगान है और वो एक लड़के से फाइट कर रही थी। उस लड़के के पास बहुत सी ओपी सी मैजिकल पावर है। वो लोग आपस में बैटल करना शुरू करते हैं पर तभी वो लड़की बोलती है देखो तुम यहाँ से भाग जाओ। वो लड़का उस पर अपनी ऑक्टोपस स्किल का यूज करती है पर तभी वो लड़की अपने शब्दों से ही उसकी मैजिकल स्पेल को एकदम काट कर देती है। बाद में जाकर पता चलता है कि जो ये लड़की है इसके पास सेम टू सेम योगिरी जैसी ही पावर है। उसके बाद वो दोनों आपस में बैटल करना शुरू करते हैं पर अब बस बहुत हो चुका था, इसीलिए वो लड़की 2 सेकंड के अंदर ही उसे खत्म कर देती है। वो सबसे पहले अपने जेब से एक छोटे से चक्कू को निकाल कर उसकी मुंडी को उड़वा देती है। वो चक्कू उसे बातें करना शुरू करता है और उसे बोलता है जल्दी से योगिरी को खत्म कर लो। और अब वो लड़की भी टावर के पास जाना शुरू करती है पर तभी पीछे से वही मोटू भद्दा बच्चा वहाँ पर आ जाता है और वो उसे बोलता है प्लीज मेरी मदद करो। अगली सुबह जब टोमोचिका की आंखें खुलती है तो उसे अपने सीने पर कुछ तो हैवी दिखता है। वो वहाँ पर देखती है कि उसके प्लॉट्स पर तो साक्षात योगिरी बैठा हुआ है। वो जल्दी से उसे दूर भगाती है पर तभी वो अपने पीछे देखती है और वहाँ पर वो देखते है कि जो स्पिरिट है वो तो मरने वाली है और वो काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। स्पिरिट उसे बताती है कि ये टावर
डेड बॉडीज को एक जगह इकट्ठा कर रहा है और वो स्पिरिट डेड है, इसीलिए उसे भी वहाँ पर जाना होगा। टोमोचिका जल्दी से योगिरी को उठाती है और जब वो उठता है योगिरी सिर्फ अपने हाथों से उस टावर के कोने को टच करता है और जिसकी मदद से कि टावर की मैजिकल पावर एकदम नलीफाई हो चुकी थी और वो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। योगिरी बोलता है अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और अब टोमोचिका भी मान चुकी थी क्योंकि उन लोगों कैसे भी करके अपनी दुनिया में वापस लौटना ही था और अब वो स्पिरिट भी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। पर तभी हम उसी शारिंगान में लड़की को देखते हैं जो कि एक्सपी कलेक्ट करने के लिए आगे आगे बढ़ रही थी। पर तभी उनका आमना सामना एक गोल्डन ड्रैगन से होता है। वो मोटू बच्चा काफी ज्यादा घबरा चुका था पर वो लड़की एकदम चैड थी, इसीलिए वो आगे बढ़ती है। पर तभी वो गोल्डन ड्रैगन उस मोटू बच्चे को काट कर रख देता है। उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सबसे पहले अपने उसी छोटे से चक्कू से उसकी मुंडी को उड़ा देती है। पर तभी अचानक से वहाँ पर एग्रेसर आता है और वो उस ड्रैगन की बॉडी को एब्जॉर्ब करके उसकी पावर को भी ले लेता है। योगिरी और टोमोचिका आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और वो उस टावर को एकदम स्पीड रन कर रहे थे। पर तभी उनके सामने एक अजीब सा आदमी आता है और ये वही गॉड था जिसने कि इस टावर को बनाया था। वो योगिरी को बोलता है बच्चे मुझे पता है तू चीटिंग कर रहा है क्योंकि कोई मेरे टावर को इतने इजीली पार नहीं कर सकता, इसीलिए बेटे अब तुझे मरना होगा। योगिरी और टोमोचिका अपने मन में बहुत सोचते हैं पर योगिरी उसे बिना सोचे समझे ही खत्म कर लेता है क्योंकि उसे उसके कपड़ों से लग रहा था कि ये तो टिकटॉक पर नाचता हुआ एक जमूरा है। और अब फाइनली वो आदमी खत्म हो चुका था। पर तभी टावर अचानक से हिलना शुरू हो चुका था और अब स्वॉर्ड मास्टर और बाकी लोगों को पता चुका था कि वो मर चुका है जिसने कि इस टावर को बनाया है। यहाँ तक कि उसे भी कुछ भी समझ नहीं आता। पर वो लोग यहीं पर नहीं रुकते, इसीलिए वो लोग आगे आगे बढ़ना शुरू करते हैं और उसी के साथ साथ अब रिक भी इस डंजन में आगे बढ़ना शुरू करता है। उसने बहुत से मॉन्स्टर को मारकर अपने लेवल को 100 कर लिया है और जब वो आगे जाता है तो वो मिलता है लाइनल और लाइनल की टीम से और अब वो लोग फाइनली आगे बढ़ चुके हैं। योगिरी और टोमोचिका जाकर एक अरीना में पहुंचते हैं जहां पर कि वो देखते हैं कि वहां पर तो पहले ही किन्हीं दो लड़कियों में लड़ाई छिड़ी हुई है और एक अजीब सा लड़का उन्हें आराम से देख रहा है और ये लड़का कोई नॉर्मल लड़का नहीं था क्योंकि ये हाफ डीमन था। वो योगिरी को बोलता है मैं तुझे खत्म कर लूंगा। पर योगिरी का एक ही मकसद था कि वो कम से कम किल करके इस टावर से निकल जाए, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप जाना शुरू करता है। पर तभी वो लड़का पड़ी लकड़ी को लेता है और योगिरी को बोलता है अबे बच्चे तू कहाँ जा रहा है। योगिरी अब थोड़ा बहुत गुस्से में आ चुका था। सबसे पहले वो उसकी लड़कियों को मार देता है और अब वो हाफ डीमन काफी ज्यादा डर चुका था, वो कुछ भी बोल नहीं पाता। योगिरी आगे बढ़ना शुरू करता है पर तभी वो बच्चा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला था। पर तभी एक अजीब सी लड़की पीछे से आती है। वो योगिरी को बोलती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे कैसे भी करके अपनी बहन को ढूंढना है। और टोमोचिका के कहने पर योगिरी भी मान चुका था। वो लोग उसकी बहन को ढूंढने के लिए सीधा अंडरग्राउंड जाते हैं और अब बाकी का ग्रुप भी टोमोचिका और योगिरी से फाइनली मिल चुका था। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो स्वॉर्ड मास्टर को पता चलता है कि इस डंजन के लेवल तक सिर्फ और सिर्फ 17 बंदे ही पहुँच पाए हैं। पर तभी वहाँ पर कुछ सर्वेंट्स आती है। वो उसे बोलती है मास्टर अब हम टावर को कंट्रोल नहीं कर सकते। पर तभी वहाँ पर एक अजीब सी रोशनी आती है। हम देखते हैं कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि वही डीमन का सर्वेंट आ चुका था जो कि तकरीबन पिछले 1000 साल से यहाँ पर ट्रैप था। स्वॉर्ड मास्टर इस चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था। योगिरी और बाकी लोग पतली गली से यहाँ से निकल चुके थे क्योंकि उसका बिल्कुल भी मकसद नहीं था और द डेथ कॉज करना। लाइनल और बाकी लोग अब काफी ज्यादा डर चुके थे। डीमन किंग का सर्वेंट वहाँ पर आता है और सीधा ही स्वॉर्ड मास्टर को मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका था। स्वॉर्ड मास्टर ने बताना शुरू करता है देखो हम नहीं जीत सकते पर हमें अपनी आखिरी सांस तक लड़ना होगा। इसीलिए वो लोग साथ मिलकर सोच लेते हैं कि वो लोग कैसे भी करके यहाँ पर लड़ेंगे। उसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे इसे खत्म करने वाले हैं। पर अफसोस इसका कोई भी प्लान नहीं था। इतने में हम देखते हैं कि योगिरी और बाकी लोग अंडरग्राउंड जाते हैं ताकि वो लोग उसकी बहन को ढूंढ सके। पर तभी वहाँ पर डीमन किंग का सर्वेंट आता है। वो उसे कहता है तो मैंने सही समझा, बुढ़े तो ही अभी तक स्वॉर्ड मास्टर है। वो 1 सेकंड में ही उस बुढ़ा को खत्म कर लेता है और बाकी के टीम मेंबर्स को भी। पर तभी एक अजीब सी लड़की उस पर अटैक करने की कोशिश करती है और वो 2 मिनट में ही उसे खत्म कर लेता है। सभी लोग उसकी इस इंसेन पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। इतने में ही फ्रेडरिका उस पर वार करने की कोशिश करती है पर तभी वो उसकी पूरी की पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और तभी पीछे से एक अजीब सा टिंगू डीमन बाहर निकलता है। इसीलिए वो उसे लड़ने के लिए वहाँ पर आ चुका था। वो सबसे पहले तो फ्रेडरिका की पूरी पावर को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद उसकी छड़ी को काट डालता है। सभी लोग उसकी इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। किसी को भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि किसी डीमन किंग के सर्वेंट के पास इतनी पावर भी हो सकती है। पर तभी रिक थोड़ी बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू करता है और लाइनल
लायनल का बैड लक काफी ज्यादा बुरा था, इसीलिए उसके क्रिस्टल उसे मिल चुके थे। पर अफसोस उस बच्चे की बुरी किस्मत, उसे लगा था कि उसे कोई ओपी सा वेपन मिलने वाला है। पर तभी वहाँ पर खुद साक्षात गॉडेस वहाँ पर आ चुकी थी और वो उसे बोलती है, लायनल अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब सभी ह्यूमंस काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर अब फाइनली गॉडेस आ चुकी है और वो 2 मिनट के अंदर ही उस डीमन को खत्म कर लेगी। पर तभी वो डीमन सर्वेंट उसके आगे झुक जाता है और वो डीमन का बच्चा जल्दी से गॉडेस के पास जाता है। बाद में जाकर पता चलता है कि जो ये गॉडेस है और ये बाकी लोग है, ये तो दोस्त है। लायनल अपने मन में सोचता है, प्रभु माना मेरी किस्मत बुरी है पर इतनी। और वहीं हम देखते हैं कि योगिरी और उसकी बाकी टीम मोह माया से दूर आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो थियोडोसिया की सिस्टर को वहाँ पर ढूंढ पाए। वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं पर तभी वो रुक जाते हैं क्योंकि टोमोचिका को एहसास होता है कि उसके सामने से अभी एक ब्लेड डीमन वहाँ से निकल चुका है। पर वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। आगे जाकर उन लोगों को एक अजीब सा गेट मिलता है। योगिरी टोमोचिका को बोलता है, देखो तुम यहीं पर रुको। और उसके बाद वो लोग उस गेट के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उन लोगों को पता चलता है कि उसकी बहन तो पहले से ही मर चुकी है और वहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं और उन लोगों को किसी ने अपने टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया था और अब वो लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद वो लोग टावर के ऊपर जाना शुरू करते हैं और वहीं हम देखते हैं कि रिक और बाकी लोगों की एकदम फटी हुई होती है और अब स्वॉर्ड मास्टर एक बार वापस से जिंदा हो चुका था। वो रिक को बोलता है, रिक अपनी स्वॉर्ड का यूज करो और हाँ अगर मैं मर गया तो तुम्हें ही मेरी जगह एक नया स्वॉर्ड मास्टर बनना होगा। रिक अपनी पूरी करेज से अटैक करना शुरू करता है और वहीं हम देखते हैं कि लायनल की तो एकदम फटकर 4 हो रखी थी पर वो डीमन किंग अभी भी नहीं रुकते। गॉडेस लायनल को बोलती है, थैंक यू तुमने मुझे यहाँ पर समन किया, पर क्या तुम्हें पता है कि जो इस गोले के अंदर है वो कौन है? नहीं मुझे नहीं पता वो कौन है। अरे वो मेरा बॉयफ्रेंड है और उस गॉडेस का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग खुद होता है। और अब लायनल के तो चारों दिशाओं से लग चुके थे। उसके बाद गॉडेस अपने टेलीपोर्टेशन स्किल से एक कोर को निकालती है जिसकी मदद से कि वो डीमन किंग को एक बार वापस से फ्री कर लेगी और उसके बाद वो वैसा ही करती है। योगिरी और बाकी लोग भी अब वहाँ पर आ चुके थे पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब वो पर्पल बैरियर एकदम टूट चुका था, यानी कि अब डीमन किंग फाइनली इस वर्ल्ड में आ चुका था। पर तभी थियोडोस अचानक से पीछे से आकर स्वॉर्ड मास्टर की मुंडी उड़ा देती है क्योंकि उसकी बहन के साथ जो कुछ भी किसी ने किया वो किसी और ने नहीं बल्कि उस स्वॉर्ड मास्टर ने ही किया था। और अब गॉडेस पागल हो चुकी थी। बाकी डिमोनिक आर्मी भी अब यहाँ पर आ चुकी थी। योगिरी को समझ नहीं आता कि आखिरकार उसे करना क्या चाहिए। पर तभी योगिरी अपनी पावर का यूज करके 2 सेकंड के अंदर ही सबसे पहले डीमन किंग के सर्वेंट को निपटाता है और उसके बाद उसकी आर्मी को भी। पर इन सभी के बीच अब वहाँ पर वो मोटू लड़का और वो शारिंगान होल्डर लड़की वहाँ पर आ चुकी थी। वो सबको अप्रेज करना शुरू करती है। सबसे पहले वो रिक को अप्रेज करती है। उसे पता चलता है कि ये स्वॉर्ड्समैन है और जब वो योगिरी को अप्रेज करती है अपने शारिंगान से तो उसे पता चलता है कि इसके पास इतनी पावर है कि पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और अब वो लड़की भी योगिरी की पावर देखकर वहाँ से निकल जाती है और अब रिक नया स्वॉर्ड मास्टर बन जाता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो से बोलती है, अगर तुम्हें स्वॉर्ड मास्टर बनना है तो सबका ध्यान रखना। अब वहाँ पर काफी सारी मौतें हो चुकी थी और ये किसी और ने नहीं बल्कि उसी डिवाइन गॉड ने करी थी। डिवाइन गॉडेस योगिरी को बताती है कि सिर्फ और सिर्फ वही इस दुनिया में लाता है जो कि डीमन गॉड को खत्म कर सकता है, इसीलिए वो उसे सलाह देती है कि उसे कैपिटल में जाना होगा। पर तभी योगिरी बोलता है, देखो मैं सिर्फ और सिर्फ टोमोचिका के साथ ही जर्नी करता हूँ और इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ जाऊंगा। और अब वो लोग मान जाते हैं कैपिटल में जाने के लिए। पर उसी समय रिक योगिरी को एक एनवेलप को देता है जिसकी वजह से कि वो कैपिटल में जा पाएगा। पर तभी हम लोग सेज को देखते हैं और सेज ने जापान से एक नए आदमी को रिइनकार्नेट किया है ताकि वो कैसे भी करके योगिरी को खत्म कर पाए। पर तभी अयाका को भी वापस से हो जाता है पर अब वो एक एआई में कन्वर्ट हो चुकी थी। सबसे पहले वो अपने इधर उधर की जानकारी प्राप्त करना शुरू करती है। उसके बाद वो अपने बस के बाहर वाले ड्रैगन के पास जाती है और उसे खा जाती है और अब उसके पास थोड़ी बहुत पावर आ चुकी थी। उसके बाद हम एक पास को देखते हैं जहाँ पर कियासाका आराम से कुछ खाने के लिए बना रही होती है अपने लिए और योगिरी के लिए। पर उसका खाना जल चुका था पर योगिरी फिर भी उसे अच्छे बच्चों की तरह एकदम फिनिश कर देता है। असाका उसे बोलती है, योगिरी तुम्हें अपने खाने को पूरा कंप्लीट करना चाहिए और उसके कहने पर वो ऐसा ही करता है। उसके बाद वो लोग खूब मजे करना शुरू करते हैं। अब असाका का टाइम हो चुका था अपने ऑफिस वापस
वापस जाने के लिए, पर वो योगिरी को किसी ह्यूमन के पास नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए उसने उसके लिए एक रोबोट को हायर कर रखा था ताकि वो योगिरी की बेबी सिटिंग कर पाए। असाका वापस से अपने ऑफिस में जाती है जहाँ पर कि उसका बॉस उसे योगिरी के बारे में बताता है कि उसे कैसे भी करके योगिरी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और वो लोग आगे चलकर योगिरी पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। पर असाका इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देती है और अब तो असाका की सैलरी भी काफी ओपी हो चुकी थी। पर तभी अचानक से असाका बेहोश हो जाती है। जब वो वापस से अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को एक जेल में पाती है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आखिरकार वो कहाँ पर पहुँच चुकी है, क्योंकि उसका सपना तो शहर में घूमने का था, पर अफसोस वैसा नहीं कर पाई और अब वो एक हाई टेक जेल में फंस चुकी है जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे यहाँ पर रख लिया है। और वहीं दूसरी तरफ अब योगिरी को अकेलापन महसूस होने लग रहा था। वो रोबोट से पूछता है कि आखिरकार असाका कहाँ है। रोबोट से बताते हैं कि जो असाका है वो एक नए वेकेशन पर गई हुई है, इसीलिए योगिरी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। इसलिए योगिरी सीधा ही असाका के ऑफिस जा पहुँचता है जहाँ पर कि वो अपने रास्ते में आते हुए हर एक आदमी को पेड़ जा रहा था। पर तभी उसकी मुलाकात यूकियो से होती है। उसके बाद यूकियो उसे असाका की रियल लोकेशन के बारे में बता देती है ताकि उसकी जान बच पाए। पर योगिरी यही नहीं रुकता, इसीलिए वो असाका को ढूंढने के लिए वहाँ पर निकल जाता है और वो अपने रास्ते में आते हुए हर एक प्राणी को बस खत्म करे जा रहा था। असाका को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार वो कहाँ फंस चुकी है और अब उसे भी योगिरी की याद आने लगती है। पर तभी एक अजीब लड़की असाका के पास जाती है। वो उसके मत्थे पर बंदूक को तान लेती है और योगिरी को बोलती है, देखो बच्चे, मैं इसे खत्म कर लूंगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। पर योगिरी अपने इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का यूज करके उसे 2 सेकंड के अंदर ही खत्म कर लेता है। जब असाका बाहर जाती है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर तो डिस्ट्रक्शन मची हुई थी। और अब योगिरी फाइनली अपनी नींद से उठता है। वो लोग कैपिटल की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं जहाँ पर कि मोको और टोमोजी का योगिरी के बारे में ही बातें करना शुरू करते हैं। पर अब वो लोग फाइनली कैपिटल पहुँच चुके थे। वो लोग वहाँ पर आगे बढ़ना शुरू करते हैं जहाँ पर कि उनकी मुलाकात कुछ गधे गार्ड से होती है और वो गार्ड उन लोगों को गेट को पास होने नहीं देते। इसीलिए ना चाहते हुए भी योगिरी को उस रॉयल एनवेलप को दिखाना पड़ता है जो कि स्वॉर्ड मास्टर यानी कि रिक ने उसे दिया था। और अब वो लोग फाइनली उन्हें आने के लिए मान चुके थे। पर तभी वहाँ पर एक रॉयल मेंबर जिसका नाम की डेविड था वो वहाँ पर आता है और वो योगिरी को ड्यूल के लिए बोल देता है। पर उस टिंगो बच्चे से योगिरी नहीं बल्कि टोमोजी का लड़ती है। टोमोजी का अपनी छोटी स्वॉर्ड को निकालती है और उस पर मारना शुरू करती है। पर टोमोजी का बचपन से अंडरटेकर की फैन थी, इसीलिए वो उसे लो ब्लो मार देती है। और अब वो फाइनली डेविड से तो जीत चुकी थी। उसके बाद डेविड उन लोगों को अपनी सिटी की वॉल्स के बारे में बताना शुरू करता है जो कि उसी एंशिएंट विजार्ड ने बनाई हुई थी। और उसके बाद डेविड उन लोगों को किंग तक पहुंचा देता है। किंग योगिरी को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और टोमोजिका को भी। वो उसे बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ पर आए हो, पर यहाँ पर तुम क्यों आए हो? पर तभी एक अजीब सा बच्चा जो कि सेज कैंडिडेट था वो टोमोजिका और योगिरी को ड्यूल के लिए ललकार देता है। पर तभी किंग उसकी अंगूठी को काट कर रख देता है। और वहीं हम इस वर्ड की सेज को देखते हैं जो कि ओए नाम की लड़की के पास आती है और वो लड़की काफी ज्यादा दुखी थी और वो रो रही थी। वो सेज को बोलती है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही योगिरी को इस वर्ड में ये सकाय किया और अब वो हमारे वर्ड को डिस्ट्रॉय कर लेगा। और उसके बाद हम लोग डायमंड और डीमन किंग के सर्वेंट को देखते हैं। वो लोग आपस में बातें करना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे योगिरी को खत्म करने वाले हैं। पर तभी डीमन किंग के सर्वेंट के मन में एक प्लान आता है। वो डायमंड को बोलता है कि सबसे पहले हम लोग अंडरवर्ल्ड में जाएंगे ताकि हम लोग डीमन किंग की बहन की सील को तोड़ सके ताकि वो गेट तोड़कर बाहर आ सके। और जो डीमन किंग की बहन है वो डीमन किंग से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए वो डायमंड को भी अपने प्लान में इंक्लूड कर देता है। पर डायमंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर तभी वो बोलता है, मोटू बच्चे तू मेरे साथ आने वाला है। और अब डायमंड के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। उसके बाद हम लोग किंग को देखते हैं जो कि सभी सेज कैंडिडेट को ऑर्डर देते हैं कि उन लोगों को अब अंडरवर्ल्ड में जाना होगा ताकि वहाँ रहकर वो लोग अपने एक्सपी को और ज्यादा एनहांस कर सके। और जो कोई भी रॉयल फैमिली के मेंबर होते हैं उन लोगों के पास एक बहुत ही ओपी सा मैजिक होता है किसी भी गिफ्ट की पावर को अनसील करने का। इतने में अब वहाँ पर टोमोजिका और योगिरी भी वहाँ पर आ चुके थे और उसके साथ साथ ही अब डिवाइन गॉडेस भी अब किंगडम में आ चुकी थी। वो सबसे पहले वहाँ पर जाकर एक प्रीस्ट से मिलती है। प्रीस्ट उसे इस किंगडम के बारे में बताता है और बताता है कि भविष्यवाणी के अनुसार डीमन किंग की बहन अब रिलीज होने वाली है। वो उसे एक चाबी को भी दिखाता है जिसका ऑरा की काफी ज्यादा खतरनाक था। टोमोजिका और योगिरी अब बाकी के स्टूडेंट से मिल चुके थे। वो लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि पहले तो उन लोगों को लग रहा था कि योगिरी और टोमोजिका मर चुके हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग उनसे बातें करना शुरू करते हैं। योगिरी को पता चलता है
कि जो लड़के हैं वो सेकंड फ्लोर पर नहीं जा सकते, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ बातें करना शुरू करते हैं। और वहीं हम देखते हैं टोमोजिका को, उसे लड़कियां काफी अजीब अजीब सी बातें करना शुरू करती है। वो उसे बताती है कुछ लड़कों के बारे में जिसके पास की अजीब अजीब सी स्किल है, जैसे की टेंटिकल स्किल और बाकी की फ्यूचर देखने वाली शक्तियां भी है। और इनमें से सभी के सभी स्टूडेंट्स के पास अपनी अपनी ओपी स्किल है। टोमोजिका को समझ आता कि आखिरकार ये चल कर आया है। इतने में ही एक लड़की टोमोजिका को योगिरी के बारे में पूछना शुरू करती है और पूछती कि आखिरकार योगिरी की असली पावर क्या है। पर तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसके पास की डीमन किंग की पावर होती है। वो योगिरी के पास जाता है और अपनी आंखें उसके सामने रख लेता है। टोमोजिका तभी बाहर आती है और वो योगिरी को अपने साथ बाहर बुलाती है। और अब बाकी लड़कियों को योगिरी की इंस्टेंट डेथ एबिलिटी के बारे में पता चुका था, इसीलिए वो लोग उसके सामने झुकना शुरू कर लेते हैं। पर योगिरी बोलता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। और अब धीरे धीरे करके इस किंगडम के लोगों को भी योगिरी की पावर के बारे में पता चल रहा है। इतने में हम वापस से उसी एल्फ गर्ल को देखते हैं जिसके पीछे की एक अजीब सी प्रिंसेस आती है। पर तभी कोई अजीब सी शक्ति उसे खत्म कर लेती है। उसे समझ आता कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। और अब उन लोगों को अपना एम मिल चुका था कि उन लोगों को कैसे भी करके अपने एक्सपी को बढ़ाने के लिए अंडरवर्ल्ड में जाना होगा, और जहाँ पर कि उन्हें शायद से डीमन किंग की सिस्टर भी मिल सकती है। और अब वो लोग बिल्कुल तैयार हो चुके थे। पर योगिरी का एक ही मकसद था कि उसे कैसे भी करके वापस से अपनी दुनिया में वापस लौटना था। उसके बाद वो लोग अंडरग्राउंड डंजन जाते हैं जहाँ पर की लड़कियों की मुलाकात रिक से होती है और वही उनका सुपरवाइजर होने वाला है। और लड़कों का सुपरवाइजर डेविड निकलता है। वो सभी लोग साथ मिलकर ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं क्योंकि आगे चलकर उन लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। डेविड उन लोगों की पावर मेजर करना शुरू करता है और रिक भी ऐसा ही करता है। सभी के पास काफी ओपी पावर थी और उसके बाद सभी लोग डंजन के हर एक मॉन्स्टर को पेल देते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि डायमंड और वो छोटा सा डीमन भी अब फाइनली कैपिटल में आ चुका है कि उसका एक ही मकसद है डीमन किंग की सिस्टर को कैसे भी करके रिलीज करवाना। वो लोग एक बार में जाते हैं और वहाँ से वो लोग इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करते हैं। डायमंड काफी ज्यादा डर चुका था क्योंकि उसके ठीक सामने उसके स्कूल के बच्चे थे और उसे लग रहा था कि वो उन्हें पहचान लेंगे। पर तभी वो बच्चे योगिरी के बारे में अनाप शनाप बकना शुरू करते हैं। उन लोगों के सामने एक अजीब सी लड़की आती है और ये कोई और नहीं बल्कि अयाका थी जो कि उनकी क्लासमेट थी और इन लोगों ने उसे मरने के लिए छोड़ लिया था। पर अब अयाका काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो एक बच्चे को पीटना शुरू करती है और पीट कर उसे मार देती है। वो जाते वक्त उन लोगों को वार्निंग देती है अब मैं रोज रात को तुम्हारे पास आऊंगी और एक एक करके हर एक सेज कैंडिडेट को खत्म कर लूंगी। सभी बच्चे अब काफी ज्यादा डर चुके थे, यहाँ तक कि डायमंड भी, क्योंकि डायमंड भी सेज कैंडिडेट में से एक था और अब उसकी जान भी काफी ज्यादा खतरे में आ चुकी थी। पर वो लोग इस बात को इग्नोर करते हैं और सीधा ही डीमन किंग की बहन को ढूंढने के लिए वहाँ पर निकल जाते हैं। पर तभी वहाँ पर खुद सेज वहाँ पर आ चुकी थी, वही प्राणी जिसने कि इन लोगों को यहाँ पर रीइंकार्नेट किया है। वो डायमंड से योगिरी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करती है क्योंकि अब कहीं न कहीं उसे भी योगिरी की असली पावर के बारे में पता चल चुका है, पर उसे भी योगिरी के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और वहीं हम लोग योगिरी को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर फ्री फायर खेल रहा था। वो टोमोजिका से बातें करना शुरू करता है पर अफसोस वो ऐसा कर नहीं पाते। उसके बाद हम देखते हैं कि हारुतो नाम का एक स्टूडेंट सेज के पास जाता है अपना टेलीपोर्टेशन गेट खोलकर। पर तभी सेज हारुतो को बोलती है हारुतो मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। आखिरकार वो क्या है? तुम्हें कैसे भी करके योगिरी को खत्म करना होगा। और अब हारुतो भी मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाता है। उसी के साथ साथ अब अयाका काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो हर एक स्टूडेंट को पकड़ पकड़ कर पीटना शुरू करती है और उन्हें खत्म कर लेती है। और वो ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि उन बाकी स्टूडेंट्स ने उसे अकेला छोड़ लिया था और वो भी मरने के लिए। और अब हम लोग देखते हैं कि डायमंड और वो पिद्दी सा डीमन भी नीचे केव में आ चुके थे। पर तभी उन्हें अपने सामने एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है और ये कोई और नहीं बल्कि खुद डीमन गॉड की बहन माना होती है। और वो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। पर तभी एक असैसियन को एक लेटर मिलता है योगिरी को खत्म करने का। और वहीं हम देखते हैं कि योगिरी तो अभी भी फ्री फायर खेलने में काफी ज्यादा बिजी था। टोमोजिका उसके पास आती है और वो उसे पूछती है कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। वो टोमोजिका को बताता है कि वो अपनी पावर्स पर काम कर रहा है और वो चाहता है कि वो कैसे भी करके अपनी पावर्स को कंट्रोल कर पाए। और अब माना भी उन लोगों से बातें करना शुरू करती है। माना उनमें से एक बच्चे को बोलती है क्या तुम मेरे भाई को जानते हो? वो डीमन गॉड था। और डायमंड को तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ये लड़की बोल क्या रही है। और ये खुद माना होती है, इसके पास डीमन गॉड से भी काफी ओपी सी पावर होती है। वो पिद्दी डीमन डायमंड को बताता है कि डीमन गॉड ने खुद अपनी बहन को सील कर रखा था पर पता नहीं कैसे उसने तो खुद उसके सीलिंग को
तोड़ रखा है। और अब अयाका किंग के पास जाती है। वो उसे कहती है आखिरकार क्यों तुमने सभी गिफ्ट को सील कर रखा है। और अब अयाका को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो किंग को झुलसा कर मार देती है। और उसके बाद डायमंड, वो पिद्दी डीमन और माना एक अजीब से डायमेंशन तक पहुंच चुके थे, जहाँ पर कि बहुत सारे बच्चे आकर माना से लिपट जाते हैं। और वो पिद्दी डीमन डायमंड को बताता है कि ये जो कोई भी डीमन है ये किसी और की नहीं बल्कि माना और डीमन गॉड की है। डायमंड तो घबरा चुका था, पर तभी हम एक बार वापस से अयाका को देखते हैं और अब सभी बच्चों की सील एकदम अनलॉक हो चुकी थी और अब वो लोग अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज कर सकते हैं। इतने में ही वो लोग एक बार वापस से लड़ना शुरू कर देते हैं, पर इस बार भी अयाका उस बच्चे पर ड्रैगन टेल का यूज करके उसे घोट कर मार देती है। और अब वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। अगली सुबह टोमोचिका और योगिरी आगे बढ़ना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि उन लोगों को पता चलता है कि अयाका ने इस पूरे किंगडम में डिस्ट्रक्शन मचा रखी है, इसीलिए उन लोगों के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता। पर तभी एक स्नाइपर योगिरी पर मारना शुरू करता है, पर योगिरी को अपनी पावर की वजह से इसकी पहले ही भनक हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी डेथ एबिलिटी का यूज करके सीधा ही उस स्नाइपर को ही खत्म कर लेता है। अगली गोली वो लोग टोमोचिका को मारने की कोशिश करते हैं, पर योगिरी उसे भी संभाल लेता है और वो गोली सीधा किसी दूसरे को लगती है। और अब योगिरी को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल चुका था। वो उनके बॉस को बोलता है मुझे पता चल चुका है तुम कहाँ हो, इसीलिए मैं तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। और अब उन लोगों की बॉस की भी फटकर 4 हो चुकी थी, इसीलिए वो योगिरी से डरकर वहाँ से भागना शुरू करता है। पर योगिरी तभी उसके सामने आता है और वो सबसे पहले उसके हेलीकॉप्टर को मार देता है। और अब योगिरी उस बॉस से मिलता है। वो उससे पूछना शुरू करता है कि क्या उसे योगिरी की एबिलिटी के बारे में पता था या फिर नहीं। पर तभी वहाँ पर मोको आती है और वो उसे बताती है कि उसने प्रिंस और प्रिंसेस स्पिरिट को खत्म कर लिया है। बॉस को ये देखकर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि कोई स्पिरिट इतने भी ओपी हो सकती है। पर तभी सबसे पहले वो एक फ्रेंड मॉन्स्टर को उन लोगों पर अटैक करने के लिए छोड़ता है, पर वो उसे भी खत्म कर लेती है। और अब योगिरी उसे भी मारने वाला था, पर तभी पीछे से एक अजीब सी लड़की योगिरी पर अटैक कर देती है और योगिरी उसे मारता नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ उसे बेहोश कर लेता है, क्योंकि वो इस लड़की को जानता था। टोमोचिका उसे पूछती है कि आखिरकार ये लड़की है कौन। योगिरी उसे बताता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी केयर टेकर है और ये एक रोबोट है। और अब हारुतो को भी योगिरी की असली पावर के बारे में पता चुका है और वो उसे मारने के लिए बेकरार है। और वहीं हम देखते हैं माना को, और अब उसका एक ही मकसद है इस पूरे किंगडम को खत्म करना, क्योंकि उसका भाई वैसे भी मर चुका है। योगिरी और बाकी लोग एक बार वापस से किंगडम को रिबिल्ड करना शुरू करते हैं और डायमंड और बाकी लोग एक केव तक जा पहुंचते हैं ताकि माना को अपनी फुल पावर मिल पाए। और वहीं हम लोग रात के समय अयाका को एक बार वापस से देखते हैं और वो एक बार वापस से किसी स्टूडेंट से लड़ना शुरू कर देती है। पर इस स्टूडेंट के पास शेफ की स्किल थी, यानी कि वो हर किसी चीज को काट सकता है। वो अयाका पर भारी पड़ना शुरू करता है, पर तभी एक स्टूडेंट जिसके पास की फ्यूचर डायरी थी वो फ्यूचर को साफ साफ पढ़ पा रहा था और उसमें लिखा था कि अयाका उस बच्चे की जान ले लेगी। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि अब अयाका के पास अपने ड्रैगन फ्लेम्स की पावर जो आ चुकी थी। और अब सभी बच्चे अयाका से काफी ज्यादा डर चुके थे और अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि उन लोगों को कैसे भी करके अपने गोल को जल्दी से पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग अंडरवर्ल्ड में जाना शुरू करते हैं, जहाँ से कि वो लोग जल्द से जल्द सेज कैंडिडेट बन पाएंगे और वहाँ पर उनकी मुलाकात डेविड से होती है। और अब सभी के सभी 18 के 18 बच्चे अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जाना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि वो अपनी पावर का यूज करके अपने एक्सपी को बढ़ा रही थी। और वहीं हम देखते हैं कि माना भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो उन बच्चों को बोलती है अब मुझे कैसे भी करके अपने भाई को जिंदा करना पड़ेगा, पर उसे जिंदा करने के लिए मुझे किसी की बलि चाहिए होगी। इसीलिए वो सबसे पहले अपनी मैजिक की पावर का यूज करके उस टिंगू बच्चे के हाथ को ले लेती है। वो उसे कहती है मेरे भाई के हाथ भी बिल्कुल ऐसे ही थे। और वो बच्चे माना की इस पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। और अब बाकी स्टूडेंट्स एक बार वापस से ओवरवर्ल्ड में जाते हैं तो मोचिका को पता चलता है कि यहाँ पर तो योगिरी है ही नहीं। और वहीं हम योगिरी को देखते हैं जो कि आराम से फ्री फायर को खेला था और वो भी सोलो। पर तभी उसे अपने सामने से डेविड कहीं जाते हुए दिखाई पड़ता है। उसे लग रहा था कि डेविड किसी नशे में है और होता भी ऐसा ही है। डेविड अचानक से एक पहाड़ी पर जाता है और वो तैयार हो चुका था यहाँ से नीचे जंप करने के लिए और उस पहाड़ी के नीचे में से अजीब सी रोशनी आ रही थी। पर तभी योगिरी उसे ऐसा करने से रोक देता है और अब उस रोशनी की इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो चुकी थी। और वहीं हम लोग हारुतो को देखते हैं जो कि अपने मन में खुश होना शुरू हो चुका था, क्योंकि उसे पता था कि अब वो योगिरी को खत्म कर लेगा। पर तभी सभी बच्चे डंजन में जाने वाले थे, पर तभी वहाँ पर खुद सेज वहाँ पर आ चुकी थी। वो बाकी बच्चों को बोलना शुरू करती है तुमने मेरा काफी टाइम ले लिया, इसीलिए अब वक्त आ चुका है अवेकनिंग इवेंट को शुरू करने का। तुम सभी बच्चों को एक दूसरे के साथ लड़ना पड़ेगा और जो कोई भी लास्ट में बचेगा वो बन जाएगा सेज। सभी बच्चे इस बात को देखकर काफी ज्यादा डर चुके थे। और वहीं हम देखते हैं कि योगिरी और डेविड भी उस कुएं में गिर जाते हैं।